अस्सलाम वालेकुम सेकेंड डे क्लास। क्या हाल है आप लोग के? ठीक ठाक हैं? अच्छा भाई, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड में हम बेसिकली इसके दो पार्ट्स करेंगे। एक थायराइड ग्लैंड का पार्ट वन है और एक थायराइड ग्लैंड का पार्ट टू है। ठीक है, आज हम थायराइड ग्लैंड का पार्ट वन करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में थायराइड ग्लैंड का पार्ट टू करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये हुआ कि वाई दिस ग्लैंड हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसकी वजह यह है कि थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी का एक मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक जैसे हम कहते हैं कि बड़ा ग्लैंड है और बड़े बड़े फंक्शंस हैं। तो लिहाजा इसका जो मैकेनिज़्म है, इसकी जो बेसिकली फॉर्मेशन है, इसकी जो स्टोरेज है, ठीक है ना, इसके जो एक्शंस हैं, ठीक है ना, इसका जो कंट्रोल है, ठीक है, और फिर इसकी जो अप्लाइड फिजियोलॉजी है, ठीक है। तो काफ़ी ज़रा बड़ा टॉपिक है, तो वो डेफिनेटली एक लेक्चर में नहीं होगा, तो लिहाजा हमने इसको दो लेक्चर्स में जो है वो डिवाइड किया। आज के पार्ट में हम आपको थायराइड ग्लैंड का इंट्रो, थायराइड ग्लैंड की फॉर्मेशन, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के अंदर जो हार्मोन्स निकलते हैं उनमें कौन कौन से हार्मोन्स हैं, उनकी हाफ लाइफ वगैरह क्या क्या है, और उसके जो एक्शंस हैं, ठीक है ना, और जो उसका जो मतलब ये है कि सेकंड मैसेंजर सिस्टम के थ्रू जो एक्शन होता है पेप्टाइड हार्मोन का, वो तमाम डिस्कस हम आज करेंगे। और इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर जो है वो हम इसका जो अप्लाइड फिजियोलॉजी है, जिसमें हम हाइपर थायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म के जो डिफरेंसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और उसकी जो क्लिनिकल चीज़ें हैं उनको हमने देखना है। ठीक है, तो आज हम इसका पार्ट वन जो है वो शुरू करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये बात आप लोगों को डेफिनेटली एनाटॉमी में मालूम है, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, और आज आप फिजियोलॉजी में पढ़ रहे हो कि थायराइड ग्लैंड जो है वो लैरिंग्स के बिलो और ट्रैकिया के सामने होता है। तकरीबन 15 से 20 ग्राम जो है वो का वज़न का ये ग्लैंड होता है। ठीक है, और आसानी से आप इसको जो है वो आप देखोगे तो आप इसको स्टिमुलेट भी कर सकते हो। ठीक है, दो किस्म के मेटाबॉलिक हार्मोन इसमें से सिक्रेट होते हैं। एक आपका इसमें आता है T4 और एक आता है T3। T4 को कहते हैं थायरोक्सिन या टेट्रा आयोडोथायरोनिन, और T3 को कहते हैं ट्राई आयोडो थायरोनिन। ठीक है, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ा हुआ है बच्चों ने माशाल्लाह से, तो आपको मालूम होगा कि थायराइड की सिक्रीशन जो है वो बेसिकली TSH कंट्रोल करता है, और TSH को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस में बैठा हुआ TRH। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से TRH आएगा, वो बेसिकली हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम से जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आएगा, वहाँ से TSH हार्मोन जो है वो निकाला जाएगा। TSH हार्मोन जो है वो जाके आपके थायराइड ग्लैंड पे काम करता है, वहाँ से फिर T3 T4 को जो है वो रिलीज़ कराता है। ठीक है। अच्छा, T3 T4 के अलावा बेटे याद रख लेना अच्छे तरीके से कि थायराइड ग्लैंड के अंदर एक और हार्मोन भी सिक्रीट होता है जो कि कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म में काम करता है, दैट इज कॉल्ड कैल्सिटोनिन, जो कि थायराइड फॉलिकल्स के आसपास में एक कुछ खास किस्म के पैरा फॉलिकुलर सी सेल्स कहलाते हैं, जो कि कैल्सिटोनिन की सिक्रीशन जो है वो इन्वॉल्व करते हैं, और ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है। अच्छा, अब जो सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन है, उसमें आपको ये बात पता होनी चाहिए बिल्कुल कि 93% जो है थायरोक्सिन निकलता है, और 7% जो है वो आपका ट्राई आयोडो थायरोनिन निकलता है। ठीक है, तो थायरोक्सिन की क्वांटिटी ज़्यादा है और ट्राई आयोडो थायरोनिन की क्वांटिटी कम होती है। 93% T4 होता है और 7% T3 होता है। लेकिन ये बात भी बड़ी क्लियर है कि T4 इतना अपना एक्शन नहीं करता जितना T3 करता है, लिहाजा T4 को इवेंचुअली टिश्यूज़ में जाके T3 में कन्वर्ट होना होगा, तब ये जाके फंक्शन करेगा, वरना T4 ऐसे फंक्शन नहीं करता। ठीक है, और कहते हैं कि इन दोनों हार्मोन्स के जो फंक्शंस होते हैं वो तकरीबन तकरीबन जो है वो सेम ही होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फ़र्क क्या होता है कि कौन सा हार्मोन कितनी रैपिडिटी से और कितनी इंटेंसिटी के साथ एक्शन करता है। तो T3 की रैपिडिटी और T3 की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू T4। तकरीबन कितनी है? 4 टाइम्स, यानी T3 जो है वो 4 टाइम्स मोर पोटेंट है एज़ T4। लेकिन क्वांटिटीज़ में जो है देखा जाए तो T4 जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, T3 बहुत कम होता है। और ये बात भी बताई जा चुकी है कि अल्टीमेटली T4 जब रिलीज़ होता है तो T4 टिश्यूज़ में जाने के बाद T3 में ही कन्वर्ट होता है। ठीक है।
अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है बच्चों, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि थायरॉइड हार्मोन की फॉर्मेशन में, थायरोक्सिन की फॉर्मेशन में आयोडीन मिला नमक का बड़ा कंट्रोल है। तकरीबन साल भर में हम कहते हैं कि तकरीबन 50 मिलीग्राम नमक जो है वो हमें जो है वो आयोडीन चाहिए होती है, ठीक है ना? जो कि तकरीबन तकरीबन एक 1 मिलीग्राम पर वीक के हिसाब से बनती है, ठीक है ना? और आयोडीन की कमी को बचाने के लिए डेफिनेटली कॉमन जो सॉल्ट हमारे पास आता है उसको थोड़ा सा उसमें आयोडीन मिला देते हैं, तो 1 पार्ट सोडियम आयोडाइड टू एवरी 100,000 पार्ट्स ऑफ NaCl की रेशियो में मिलाते हैं, ठीक है? तो जो हमने सुना होगा अपने बाज़ार में आयोडीन मिला नमक जो है वो इस्तेमाल होता है, तो वो उन लोगों के लिए जिनके पास आयोडीन की कमी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट बात आई वो आई कि भाई ये जो आपका जो T3 T4 की जो फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन किस तरह से होती है, ठीक है? तो फॉर्मेशन क्या होगी, किस तरह से स्टोर होगा और किस तरह से रिलीज़ होगा, ठीक है ना? इसके मेरे बेटे कुछ स्टेप्स हैं और ये स्टेप्स तुम लोगों को बहुत अच्छे याद होने चाहिए, ठीक है? थायरॉइड ग्लैंड इज़ द ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि स्टोर करता है अपने प्रोडक्ट को, ठीक है ना? और स्टोर करने के बाद तकरीबन 100 डे की सप्लाई मौजूद है। बाकी तमाम जितने भी ग्लैंड्स हैं ना, वो स्टोर नहीं करते हैं, है ना? वो डायरेक्टली रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है ना? लेकिन थायरॉइड ग्लैंड वाहिद ग्लैंड है जो कि क्या करता है, 100 डे की सप्लाई को स्टोर करके रखता है और जैसे-जैसे जब-जब उसको ज़रूरत होती है तो ये क्या करता है, ये T3 T4 की फॉर्म में रिलीज़ करता है, ठीक है? अब सवाल ये हुआ कि T3 T4 की फॉर्मेशन में फिनोमेना क्या होता है, ये कैसे फॉर्मेशन होती है? तो इसमें ये कुछ हेडिंग्स हैं जिसमें आपके सामने मौजूद आ रहा है आयोडाइड पंप, द सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर्स जिसमें आयोडाइड की ट्रैपिंग होती है, उसके बाद थायरोग्लोबुलिन की सिंथेसिस होती है, उसके बाद आयोडाइड की ऑक्सीडेशन होती है, उसके बाद टायरोसिन की आयोडीनेशन होती है, उसके बाद MIT और DIT की कपलिंग होती है, कपलिंग का मतलब होता है आपस में जुड़ते हैं। उसके बाद जो है वो पिनोसाइटोसिस और डाइजेशन होती है कोलॉइड की, और उसके बाद थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन होती है, और फिर आखिर में ब्लड में जो है वो T3 T4 जो है तैयार होकर ब्लड में जो है वो रिलीज़ कर दिया जाता है, ठीक है ना? तो ये बेसिकली हेडिंग्स आपके सामने मौजूद हैं, ठीक है? अच्छा, अब इसमें इस हेडिंग पे जाने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को तस्वीर के मुताबिक, पिक्चर के मुताबिक ये बात समझाऊँ और फिर उसके बाद ये हेडिंग पे वापस आएँगे, ठीक है ना? तो देखो, ये तो पहले आप याद रखो कि ये आपके सामने थायरॉइड ग्लैंड की एक माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है जिसमें ये जो आपको नज़र आ रहा है ये थायरॉइड फॉलिकल्स हैं, है ना? ये पूरे-पूरे जो है थायरॉइड 1 फॉलिकल, 2 फॉलिकल, 3 फॉलिकल, 4 फॉलिकल, 5 फॉलिकल, और उनके दरमियान में जो है क्या नाम है, ये आपके सामने जो रेड ब्लड सेल्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना? अच्छा, अब इसमें जो ये जो फॉलिकल्स है ना, इनके ऊपर देखो बेटे ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, यानी कि इसका मतलब है क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, और बीच में जो ये एक ट्रांसपेरेंट स्पेस है इसको हम कहते हैं कोलॉइड। एक जेल लाइक मैट्रिक्स होता है इसको कोलॉइड कहते हैं। इस तरह से ये बहुत सारे थायरॉइड फॉलिकल्स जो होते हैं वो आपके ग्लैंड के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है? तो अब ये कोलॉइड है, ये आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स हैं और यहाँ पर ब्लड होगा, है ना? ये ब्लड होगा, ठीक है? तो इसका मतलब है हार्मोन की फॉर्मेशन डेफिनेटली यहाँ पर होगी, कोलॉइड में होगी, और फिर कोलॉइड से निकलकर जो है वो फॉलिकुलर सेल में जाएगी, और फॉलिकुलर सेल से क्या आ जाएगी, आपके ब्लड में आ जाएगी, और ब्लड जो है वो उसको लेके चला जाएगा जहाँ पर उसको उसको लेके जाना है, ठीक है? मेटाबॉलिज्म के लिए, जो भी एक्शन करने के लिए। तो ये तस्वीर समझ में आई, ठीक है ना? इसी तस्वीर का मैं एक फॉलिकल, ये जो एक फॉलिकल है ना बेटे, ये एक फॉलिकल में उठा के मैं आपके सामने ये तस्वीर दिखाता हूँ, देखो। अब नजर आ रहा होगा तुम लोग को, देखो ये ब्लड है ना, इंटेस्टिन ब्लड है, ये वो फॉलिकुलर सेल है जो क्यूबॉइडल फॉलिकुलर सेल है, और ये वो कोलॉइड है, वो जो ट्रांसपेरेंट सा कोलॉइड था ना, ये वो है, ठीक है? तो देखो मैंने लिखा है ब्लड। अगर मैं दोबारा तस्वीर भी जाऊँ तो देखो ये ब्लड है, ये ब्लड है, ब्लड की जो है आर्टरीज कैपिलरीज होंगी, ये फिर फॉलिकुलर सेल है, और फिर ये कोलॉइड है, ठीक है? तो वापस आता हूँ तो देखो ये ब्लड है, ये फॉलिकुलर सेल्स हैं और ये कोलॉइड है, ठीक है? अगर तुमने ये डायग्राम को अच्छी तरीके से समझ लिया तो बस समझ लो कि आज के लेक्चर को तुमने समझ लिया, ठीक है? अब है क्या, होता यह है बेटे कि सबसे पहले ब्लड में से सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर, NIS का मतलब है सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर के ज़रिए आयोडाइड आयन सोडियम के साथ अंदर जाता है। सिम्पोर्टर का मतलब क्या होता है, जो एक ही तरफ चलेंगे ना, ठीक है? अच्छा, तो सोडियम और आयोडाइड आयन, सोडियम आयन और आयोडाइड आयन, आयोडीन नहीं बोल रहा हूँ, आयोडाइड आयन बोल रहा हूँ, दोबारा से सुन लेना। सोडियम और आयोडाइड आयन सोडियम आयोडीन आयोडाइड सिम्पोर्टर के जरिए अंदर जाते हैं, ठीक है ना?
अच्छा, अब क्योंकि ये एक पंप है ना? तो इस पंप को चलाने के लिए ज़ाहिर बात है हमें एनर्जी चाहिए, तो हमारे सामने ये रखा हुआ है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है, ये बेसिकली वो एनर्जी देता है जिसके नतीजे में जो सोडियम बाहर पोटेशियम अंदर आता है, तो ये सोडियम फिर क्या करेगा, आयोडाइड को लेकर अंदर पहुँचेगा। अब ये आयोडाइड जो है आयन है, आई नेगेटिव फॉर्म में आयोडाइड आयन अंदर चल रहा है, ठीक है? उधर क्या होता है दूसरे नंबर पे कि आपके जो कुछ अमाइनो एसिड्स हैं, नाम सुना होगा टायरोसिन का, ठीक है? आपकी प्रोटीन फॉर्मेशन में टायरोसिन अमाइनो एसिड्स, ठीक है ना? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम मौजूद हैं, वो टायरोसिन को कन्वर्ट करते हैं किसमें, एक एक हार्मोन कहला एक 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 प्रोटीन कहलाती है जिसको हम कहते हैं थायरोग्लोबुलिन, ठीक है ना? अच्छा, थायरोग्लोबुलिन में कहते हैं कि जो इसका थायरो पार्ट है वो इसका टायरोसिन है, ठीक है ना? और ग्लोबुलिन का मतलब होता है उस पे शुगर की एक जो है कोटिंग होती है, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, थायरोग्लोबुलिन बेसिक ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है? तो टायरोसिन तकरीबन कहते हैं 70 के करीब टायरोसिन होते हैं, 70 टायरोसिन मॉलिक्यूल्स जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाते हैं, तो तो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के थ्रू, ठीक है ना, ये थायरोग्लोबुलिन का मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि गोल्जी अपैरेटस जो है वो उनकी पैकेजिंग करके और इस थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल को पर ऑक्सीडेज के एक एंजाइम होता है उसकी मौजूदगी में ये कोलॉइड के अंदर लेकर आ जाता है, ये कोलॉइड है, याद है कोलॉइड, ठीक है? ये जो वो जो बीच वाला पोर्शन था, ठीक है? अच्छा, तो ये आपका क्या आ गया, ये ग्लाइकोप्रोटीन आ गई, ठीक है? अच्छा, उधर याद करो तो मैं आयोडाइड आया था। ये आयोडाइड कहते हैं एक प्रोटीन होती है उसका नाम होता है पेंड्रिन। ये पेंड्रिन की मौजूदगी में क्लोराइड को अंदर डालता है और आयोडाइड को बाहर डालता है। लेकिन आयोडाइड जब आपके फॉलिकुलर सेल से बेटे जब क्लोराइड में आ रहा होता है ना, तो एक और एंजाइम पेरोक्सीडेज जो कि एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड देता है, उसकी मौजूदगी में ये आयोडाइड आयन अंदर आते-आते क्लोराइड में आयोडीन बन जाता है। आयोडाइड पे नेगेटिव चार्ज है जबकि आयोडीन पे कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का लॉस होता होगा, है ना? तो आयोडाइड आयन बिकम्स आयोडीन और इधर से जो है वो पेरोक्सीडेज की मौजूदगी में आपका कौन आ गया? थायरोग्लोबुलिन आ गया। ये आयोडीन थायरोग्लोबुलिन के साथ आपके जो है वो क्या करते हैं, ये कोलॉइड के अंदर इनकी जो है वो आयोडीनेशन होती है और आयोडीन जब थायरोग्लोबुलिन के मॉलिक्यूल पे अच्छा, थायरोग्लोबुलिन किसका बना होता है याद है, मैंने बोला था टायरोसिन का बना होता है ना? तो टायरोसिन के ऊपर ये आयोडीन जाके लगता है और इनकी आयोडीनेशन के नतीजे में आयोडीन जब आके लगता है तो ये बनाता है MIT, DIT, T3, RT3, T4। MIT का मतलब होता है मोनो आयोडोटायरोसिन, यानी कि एक आयोडीन जब आपके टायरोसिन पे लगेगा तो वो MIT बनेगा। जब दो आयोडीन के मॉलिक्यूल टायरोसिन पे लगेंगे, यानी ये जो थायरोग्लोबुलिन है ना, इसके ऊपर टायरोसिन के जो है वो क्या नाम है रिसेप्टर्स होते हैं। वो टायरोसिन जब एक आयोडीन को पकड़ता है तो वो मोनो आयोडोटायरोसिन, जब दो टायरोसिन को पकड़ता है तो डाई आयोडोटायरोसिन। और ये MIT DIT आपस में कपलिंग करके, ये देखो लिखा हुआ है कपलिंग, कपलिंग का मतलब होता है आपस में जोड़ते हैं, ठीक है? कपलिंग करके क्या करते हैं, ये बनाते हैं T3 और ये बनाते हैं T4 और उसी में एक रिवर्स T3 भी बनता है। अच्छा, अब सवाल ये हुआ कि डॉक्टर नासिर ये T3 कैसे बना? मैंने कहा बेटे जब एक MIT एक DIT के साथ मिलेगा तो मोनो आयोडो और डाई आयोडो क्या मिलेगा, ट्राइआयोडो, ये बन जाएगा ट्राइआयोडोथायरोनिन। और अगर एक DIT और दूसरा DIT यानी कि दो DIT यानी कि डाई आयोडोटायरोसिन और डाई, तो इनकी कपलिंग से नीचे बनता है कौन, T4 बनता है, ठीक है? तो लो जी जनाब, आपका MIT तैयार हो गया, आपका DIT तैयार हो गया, आपका T3, आपका RT3 आपका T4 हो गया। अब ये जो आपका थायरोग्लोबुलिन है, ये इन तमाम हार्मोन्स को लेके अंदर पहुंचता है। अंदर कैसे पहुंचता है, फॉलिकुलर सेल्स क्या करते हैं, अपने कुछ ऐसे एक्सटेंशन सूडोपोडिया निकालते हैं और पिनोसाइटोसिस के ज़रिए ये पूरा होल मॉलिक्यूल अंदर जाता है और अंदर जाकर ये एक किस्म का कोलॉइड ड्रॉपलेट की फॉर्म में आता है। और कोलॉइड ड्रॉपलेट में अब क्या करना होगा, हमें तो सिर्फ T3 T4 चाहिए ना, तो क्या होगा कि वहाँ पर तुम्हारे फॉलिकुलर सेल्स में कुछ एंजाइम्स होते हैं प्रोटीएजेस, है ना, जो प्रोटीन, ये प्रोटीएजेस क्या करेंगे, इस कोलॉइड ड्रॉपलेट को ब्रेकअप करेंगे जिसमें से T3 T4 अलहदा हो जाएगा, ये T3 T4 अलहदा हो जाएगा और RT3 अलहदा हो जाएगा और MIT DIT अलहदा हो जाएगा। और ये T3 T4 जो होगा यहाँ से फिर क्या करेगा, बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस के जरिए ये T3 T4 RT3 आपके ब्लड में ये बेसिकली आके सर्कुलेट करेगा, ठीक है ना?
अच्छा, तो अब सवाल ये हुआ कि डॉक्टर नासिर T3, T4, RT3 तो यहाँ से सीक्रेट हो गया, ब्लड में आ गया, तो वो जो MIT, DIT जुड़ा हुआ था वो क्या होगा? मैंने कहा बेटा वो MIT और DIT क्या करेगा, वहाँ पर एक एंजाइम मौजूद है जिसका नाम है डीआयोडीनेज। वो डीआयोडीनेज क्या करता है, इसकी डीआयोडीनेशन कर देता है, जिसमें से क्या होगा, इसमें से आयोडीन अलग हो जाएगा और टायरोसिन अलग हो जाएगा, इसमें से भी आयोडीन अलग हो जाएगा, टायरोसिन, और वो जो टायरोसिन होगा वो दोबारा साइकिल में आ जाएगा, और वो जो आयोडीन था वो दोबारा साइकिल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से मेरे बेटे ये प्रोसेस चलता रहता है, प्रोसेस चलता रहता है, और देखो ब्लड से क्या निकला था, क्या चला था, आयोडाइड आया था, और आयोडाइड ने जो है वो आपका MIT DIT कोलॉइड में बनाकर उसको दोबारा ब्लड के अंदर T3 T4 और RT3 के फॉर्म के अंदर जो है वो सेंड कर दिया, ठीक है। अब इसी डायग्राम को अगर हम लिखना चाहें तो लिखने के अंदर जो है वो ये आपके सामने देखो आ गया। सबसे पहला काम क्या किया था याद है, आयोडाइड पंप का काम था। क्या नाम था उसका, सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर्स, है ना। तो सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर्स में NIS के अंदर आयोडाइड की ट्रैपिंग। आयोडाइड की ट्रैपिंग क्या होती है कि थायराइड फॉलिकुलर सेल्स जो हैं वो आयोडाइड आयंस को ट्रैप करेंगे, और फिर क्या करेंगे, ब्लड से उनको जो है साइटोसोल में डालेंगे वही फॉलिकुलर सेल्स में, और फिर क्या होगा, एज अ रिजल्ट थायराइड ग्लैंड नॉर्मली कंटेन मोस्ट ऑफ द आयोडाइड इन द बॉडी। आयोडाइड इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द थायराइड सेल्स अक्रॉस द एपिकल मेम्ब्रेन टू फॉलिकल बाय क्लोराइड आयोडाइड। याद करो, एक मैंने कहा था ना क्लोराइड आयोडाइड शिफ्ट होती है, ये रही है ना। ये जो क्लोराइड आयोडाइड शिफ्ट होती है ये पेंड्रिन की फॉर्म में होती है, और पेंड्रिन जो है होता है वो क्या करता है, इसको आपके एपिकलर सेल से कोलॉइड में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो कि पहला स्टेप क्या हुआ कि आयोडाइड की ट्रैपिंग हुई, और आयोडाइड की ट्रैपिंग करके उसको हमने आयोडीन की शक्ल में क्या करा, कोलॉइड में भेज दिया। अब एक जगह पर फॉलिकुलर सेल्स में क्या होता है, थायरोग्लोबुलिन की सिंथेसिस होती है। क्या लिखा था, फॉलिकुलर सेल्स आर ट्रैपिंग आयोडीन, तो और वो एक क्या सिंथेसाइज कर रहे हैं, थायरोग्लोबिन में सिंथेसाइज, एक लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होती है, इसमें प्रोटीन भी होगा और इसमें शुगर का कोटिंग भी होगी, जिसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, जो कि प्रोड्यूस होती है इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मॉडिफाइड होती है गोल्जी के अंदर, और फिर सिक्रेटरी वेसिकल्स के अंदर पैकेज होती है, और फिर ये वेसिकल्स जो होते हैं क्या होते हैं, एक्सोसाइटोसिस के जरिए जो है वो फॉलिकल के ल्यूमन में आ जाते हैं। तो याद करो, याद है, देखो ये तस्वीर में है ना, ये थायरोग्लोबिन बना और ये देखो ल्यूमन में आ गया, और अब इस थायरोग्लोबुलिन की और आयोडीन की क्या होगी, कपलिंग होगी, ठीक है ना। तो जनाब अब देखो क्या हुआ, अगले पॉइंट के अंदर ये हुआ कि याद करो मैंने कहा था ना कि आयोडाइड थायरोग्लोबुलिन के साथ नहीं लगता बल्कि आयोडीन लगती है, तो पहले आयोडाइड की ऑक्सीडेशन को होकर उसको आयोडीन होना होगा। So some of the amino acids in TGB are tyrosines that will become iodinated. However, negatively charged iodine cannot bind to tyrosine, है ना। यानी आयोडाइड आयन जो है वो टायरोसिन से बाइंड नहीं करते, सो दे अंडरगो ऑक्सीडेशन, यानी इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा और टू आयोडाइड आयन से आयोडीन बनेगा, वो पेरोक्सीडेज की, जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मजबूत में होता है, और इस तरह से आयोडीन जो है वो आपके फिर फॉलिकल के अंदर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर उस टायरोसिन की आयोडीनेशन होगी, इसको कहते हैं ऑर्गेनिफिकेशन, है ना। यानी कि जब टायरोसिन के ऊपर आयोडीन आके लगता है ना, तो इसको बेसिकली कहते हैं ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन। जैसे आयोडीन मॉलिक्यूल बनते हैं, दे रिएक्ट विद टायरोसिन, जो कि थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल का पार्ट था। बाइंडिंग ऑफ, याद है अब मैंने बोला था एक आयोडीन जब जोड़ेगा तो वो MIT बनता है, दो आयोडीन अगर जोड़ेंगे तो DIT बनता है ना। और थायरोग्लोबुलिन जो है वो अटैच आयोडीन एटम स्टिकी मटेरियल होता है, जो कि फिर अक्यूमुलेट होता है और स्टोर्ड होता है ल्यूमन ऑफ थायरोफॉलिकल, जिसको हम कहते हैं क्या, कोलॉइड, जो कि कोलॉइड में क्या रहता है, स्टोर रहता है। मैं दोबारा तस्वीर पर आता हूँ, याद है, ये जो सदन है ये स्टोर होता है, ठीक है। अच्छा याद है, ये स्टोर फॉर्म में रहेगा। अब याद करो ऊपर से कोई मैसेज आया था TSH का, ये वो जब TSH का मैसेज आता है ना, तो ये फिर यहाँ से पिनोसाइटोसिस के जरिए फिर ये ब्लड में छोड़ा जाता है, वरना ये कोलॉइड के अंदर ही पड़ा रहता है, ठीक है ना। तो जब तक ये TSH नहीं आएगा, TSH को कौन लेकर आएगा, TRH लेकर आएगा। तो TRH ने TSH को बोला, TSH ने जो है वो क्या बोला, कोलॉइड को बोला, कोलॉइड से फिर जो ये आपका स्टोर में पड़ा हुआ था, यहाँ से फिर ये ब्लड के अंदर जो है वो दाखिल किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये बात आ गई तो अब आपको याद होगा कि भाई वो सर कि वो T3 T4 कैसे बनता है। तो लास्ट स्टेप में कपलिंग होती है MI टू DIT। तो एक MIT एक DIT मिलता है तो क्या बनता है, वो आपका बनता है T3, और दो DIT आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, T4। T4 को हम कहते हैं थायरोक्सिन, है ना, और T3 को हम कहते हैं ट्राई आयोडोथायरोन, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था याद है, कि जब ये सब कुछ बन चुका था तो फिर वो जो फॉलिकुलर सेल्स है उसने अपने कुछ सूडोपोडे निकाले थे, और वो पिनोसाइटोसिस के जरिए क्या करते हैं, वो अपने पूरा MIT DIT को और रिवर्स T3 को अंदर ले लेते हैं, ठीक है। और फिर वहाँ पर लाइसोसोम्स वगैरह काम करते हैं जो कि उसको तोड़ देते हैं, और जो जो डाइसोसोम जब TGP को ब्रेक करते हैं तो उसमें से T3 T4 और RT3 अलहदा होता है, और फिर उनकी सिक्रीशन हो जाती है। T3 T4 जो है लिपिड सॉल्युबल होते हैं, तो आसानी के साथ क्या होंगे, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए ब्लड में आ जाएंगे,
अच्छा, T4 जैसे ये पहले ही बता चुके हैं, T4 जो है वो ज़्यादा सेक्रेट होता है T3 का, लेकिन T3 की पोटेंसी जो है वो ज़्यादा होती है, 4 टाइम्स ज़्यादा होती है, ठीक है? और फिर ज़्यादातर T4 जो होता है वो टिश्यूज़ में जाके T3 में कन्वर्ट होता है, ठीक है? तो ये बात भी बता चुके हैं कि ब्लड में जो है 99% जो होता है वो T3 T4 दोनों मौजूद होते हैं, ठीक है ना? और ये जो है वो क्या करते हैं, ये जो T3 T4 होते हैं ये बाय द हेल्प ऑफ थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के जिसको कहते हैं TBG थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन को जो है के साथ अटैच होते हैं और फिर अटैच करके अंदर ये ब्लड में जो है वो फ्लो करते रहते हैं। ठीक है? अच्छा, अब हम आते हैं कि जो थायरॉइड हॉर्मोन्स हैं, उनकी मेटाबॉलिज़्म, उनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ठीक है? तो थायरॉइड हॉर्मोन्स आर हाइली बाउंड टू प्लाज़्मा प्रोटीन। कौन-सी प्रोटीन थी? सबसे पहली प्रोटीन तो टीबीजी है। तो कहते हैं कि T3 T4 जो हैं वो थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ कंबाइन होते हैं या फिर एल्ब्यूमिन के साथ होते हैं या फिर प्री एल्ब्यूमिन। तो आप कह सकते हैं थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन या थायरोक्सिन बाइंडिंग एल्ब्यूमिन या थायरोक्सिन बाइंडिंग प्री एल्ब्यूमिन, ठीक है? लेकिन ज़्यादातर टीबीजी होता है, ठीक है? 99.9% T4 जो होता है वो प्रोटीन के साथ बाउंड होता है, 0.1% फ्री होता है। और शायद मेरे तमाम सेकेंडरी बच्चों को मालूम होगा कि जो 99.9% T4 होता है वो बाउंड होता है, तो वो एक्शन नहीं करेगा। जो फ्री हार्मोन होता है वो एक्शन करता है। तो बताइए सिर्फ कितना परसेंट का हार्मोन आपके लिए काफ़ी होता है जो पूरी आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को संभालता है, ठीक है? तो इन द केस ऑफ द थायरॉइड हार्मोन इट इज़ फ्री हार्मोन दैट इज़ टेकन बाय यू। वो फ्री हार्मोन होता है जो कि टिश्यूज़ लेके जाते हैं और जो कि अपना इफेक्ट डालते हैं, ठीक है? और ये बात भी बता चुका हूँ कि T3 की जो एक्टिविटी है, पोटेंसी है, रैपिडिटी है, वो तकरीबन 4 टाइम्स होती है एज़ कम्पेयर टू T4, ठीक है ना? जिसका लेटेंट पीरियड जो होता है वो तकरीबन 6 से 12 घंटे का होता है और उसकी सेलुलर एक्टिविटी तकरीबन 2 से 3 घंटे की होती है। तो लिहाज़ा T3 की पोटेंसी, रैपिडिटी, एक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है? अच्छा, कहा जाता है कि थायरोक्सिन और ट्राई यानी T4 और T3 जो होते हैं वो टिश्यू सेल्स में बड़े स्लोली रिलीज होते हैं। तो कहते हैं कि डिपेंड करता है कि इस पे टीबीजी कितना है, ठीक है? तो टीबीजी जितना ज़्यादा होगा उसी हिसाब से जो है वो आपके T3 T4 की जो है रिलीज होगा। अब टीबीजी भी डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि मिसाल को टीबीजी कम हो गया, मिसाल की किसी बंदे को लिवर का प्रॉब्लम है, किडनी डिजीज है, तो उसमें टीबीजी कम हो जाएगा। और अगर किसी कोई बंदा जो है प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन ज़्यादा सीखे तो टीबी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब है जो T4 और T3 है ना, वो डिपेंड करता है कि टीबीजी का लेवल कितना है। जो जितना टीबीजी ज़्यादा होगा, उतना डेफ़िनिटली बाउंड होगा और जितना टीबीजी कम होगा तो उतना फ्री हार्मोन रहेगा। तो ये सब जो है वो डिपेंड करता है टीबीजी लेवल के ऊपर कि किस तरह से जो है वो आपका थायरॉइड हार्मोन की कंसंट्रेशन चेंज होगी, ठीक है? ये बात हम पहले ही बता चुके हैं, बार-बार एक वही लाइन आ रही है कि मोस्ट ऑफ द T4 सिक्रेटेड बाय थायरोग्लाइन्स मेटाबोलाइज्ड टू T3, कि ज़्यादातर T4 जो होता है वो T3 में या Rt3 में रिवर्स T3 में कन्वर्ट होता है, ठीक है? अच्छा, व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ थायरॉइड भाई? थायरॉइड हार्मोन के बारे में ये बताया गया था कि थायरॉइड हार्मोन जो है बेसिकली टारगेट टिश्यूज़ पे काम नहीं करता, बल्कि ये बेसिकली एक तमाम आपकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं सब पे काम करता है, ठीक है ना? वो चाहे हार्ट हो, जैसे लंग्स हो, ब्रेन हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका हो, टेस्टिस हो, ठीक है ना? किडनी हो, हर चीज़ पे काम करता है, ठीक है? तो कैसे काम करता है थायरॉइड हार्मोन इंक्रीज? वही काम करना है, ट्रांसक्रिप्शन, वही बनाना है, क्या नाम है, डीएनए की फॉर्मेशन, डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाना है और आरएनए को प्रोटीन बनाना है। तो मोस्ट ऑफ द T4 सिक्रेटेड बाय थायराइड इज कन्वर्ट T3 और हार्मोन एक्टिव न्यूक्लियस, और इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं किसमें होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। लिपिड सॉल्युबल होता है ना ये। तो इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, याद कर लेना, ठीक है? थायरॉइड हार्मोन इंक्रीज सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाता है। थायरॉइड हार्मोन इंक्रीज द नंबर ऑफ एक्टिविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ज़ाहिर है तभी तो बीएमआर बढ़ता है। थायरॉइड हार्मोन इंक्रीज एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो देख लो, एक तो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी को बढ़ाएगा और उसके ऊपर जो है वो जितने भी आपके आयंस चैनल्स हैं सेल मेम्ब्रेन को उनको बढ़ाता है, और ग्रोथ में तो इसका बहुत बड़ा फंक्शन मौजूद होता है, इफेक्ट ऑफ थायरॉइड हार्मोन्स ऑन ग्रोथ, ठीक है? अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त डायग्राम भाई। अब ये तुम लोगों को मेरे ख्याल में बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी अगर तुम लोगों ने इसको याद किया होगा, ठीक है? देखो भाई, याद है T3 तो डायरेक्टली अंदर आता है और T4 जैसे ही टिश्यू में जाता है तो T3 में कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ डीआयोडीनेज, ठीक है? तो अल्टीमेटली न्यूक्लियस के अंदर जो है जाने वाला है वो T3 जाएगा, ठीक है? न्यूक्लियस के अंदर थायरॉइड ग्लैंड के रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम हेटेरोडाइमर रिसेप्टर कहते हैं, जो कि थायरॉइड हार्मोन का रिसेप्टर है और ये आपस में जुड़ा हुआ होता है बाय द हेल्प ऑफ रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर। बेटा याद कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है? ये हेटेरोडाइमर कहलाता है। मतलब हेटेरोडाइमर का मतलब ये होता है कि जिसमें अलग अलग कुछ रिसेप्टर्स होते हैं
जो कि एक जैसे नहीं होते, हेटेरोडाइमर होते हैं। डायमर का मतलब होता है 2 होते हैं, अगर ट्राइमर होता तो वो 3 वाला होता, ठीक है? तो ये हेटेरोडाइमर एक रिसेप्टर होता है कि जिसके ऊपर जो थायरॉइड हार्मोन रिसेप्टर होता है, उसके ऊपर ये तुम्हारा T3 आके बैठता है, ठीक है? लेकिन इसके लिए इस रिसेप्टर को फंक्शन करनी है, रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर का भी का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर नहीं होगा, तो थायरॉइड हार्मोन रिसेप्टर काम नहीं करेगा, ठीक है? अब ये जो थायरॉइड हार्मोन का रिसेप्टर है ना, ये तुम्हारे डीएनए के एक खास पोर्शन पे मौजूद होता है, रिसेप्टर मौजूद होता है जो कि आपका जीन का पार्ट है। तो जिस डीएनए के जीन के ऊपर ये रिसेप्टर मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं थायरॉइड हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट कहते हैं। यानी कि जैसे ही ये T3 आके इस रिसेप्टर पे बैठेगा, तो डीएनए जो होगा, वो डीएनए का वो वाला पार्ट जो होगा, वो क्या करेगा, वो थायरॉइड हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट प्रोड्यूस करेगा, जिसके नतीजे में जीन की ट्रांसक्रिप्शन होगी, मैसेंजर आरएनए बनेगा। मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियर पोर के जरिए साइटोप्लाज्म में जाएगा, और साइटोप्लाज्म में तुम्हारे बैठे हुए कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पर नए प्रोटीन के सिंथेसिस होगी, जिसके नतीजे में क्या होगा, वो आपके जो कि दीगर सिस्टम को जाके कंट्रोल करेगी, ग्रोथ का फंक्शन करेगी, सीएनएस की डेवलपमेंट करेगी, कार्डियोवैस्कुलर में कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएगी, टिश्यू ब्लड फ्लो को बढ़ाएगी, हार्ट रेट को बढ़ाएगी, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएगी, और रिस्पायरेशन इंक्रीज करेगी। जबकि मेटाबॉलिज्म में क्या करेगी, माइटोकॉन्ड्रिया को बढ़ाएगी तो बीएमआर बढ़ेगा, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस फंक्शन को बढ़ाएगी, ऑक्सीजन की कंजम्पशन बढ़ाएगी, ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगी, ग्लूकोनेओजेनेसिस करेगी, यानी कि ग्लूकोज बढ़ाती है, ठीक है ना? तो अच्छा, जब ग्लूकोज बढ़ाएगी तो इंसुलिन को कम करेगी, है ना? ठीक है ना? तो इसका मतलब है ग्लाइकोजिनोलाइसिस को करेगी तो ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा बढ़ेगा, लाइपोलाइसिस को बढ़ेगी तो फैटी एसिड्स आपके ब्लड में ज़्यादा होंगे, और उधर प्रोटीन की सिंथेसिस करेगी और बीएमआर भी बढ़ता है। तो देखो क्या क्या कुछ नहीं कर रहा है तुम्हारा थायराइड हार्मोन, यानी आपकी बॉडी के हर मैकेनिज्म को जो है संभाल रहा है, ठीक है ना? ये इसका मैकेनिज्म है। अच्छी तरह से याद कर लो कि थायराइड के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जिसमें T3 डायरेक्टली अंदर आता है, जबकि T4 जो है वो डीआयोडीनेज से पहले T3 में कन्वर्ट होगा, और फिर T3 जो होगा वो आपके थायराइड हार्मोन रिसेप्टर पर देगा। थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर को हम बोलते हैं कि ये बेसिकली एक हेटेरोडाइमर होता है, जिसके साथ एक रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर भी मौजूद होता है, जो कि जीन के ऊपर ये रिसेप्टर लगा होता है, और जिस जीन के ऊपर ये लगा होता है तो उस पोर्शन को हम कहते हैं थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट कहते हैं, THRE। और फिर उसके बाद वही सारा सिलसिला होता है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का, ठीक है? अच्छा, तो अब जनाब आपके सामने आते हैं वो कौन कौन से फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं जो थायराइड हार्मोन में जो बीएमआर को कंट्रोल करते हैं। तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि मैनी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ थायराइड हार्मोन्स आर रिजल्ट ऑफ इंक्रीज बीएमआर। ज़्यादा बीएमआर क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ेगा तो एटीपी की फॉर्मेशन बढ़ेगी, तो क्या होगा, जाहिर बात है आपको जो है वो हीट आपको मिलेगी, आपको स्वेटिंग ज़्यादा होगी, स्किन का ब्लड फ्लो बढ़ेगा, है ना? ताकि हीट की एलिमिनेशन हो, ठीक है ना? रेट एंड डेप्थ ऑफ रिस्पायरेशन आपकी बढ़ेगी, ठीक है ना? ऑक्सीजन की कार्डियक आउटपुट आपका बढ़ेगा। और क्यों बढ़ता है? क्योंकि इंक्रीज मेटाबॉलिज्म एंड यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन इन टिश्यूज कॉज लोकल वेसोडाइलेशन, और इंक्रीज कार्डियक आउटपुट विद एलिवेशन इन बोथ स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट कब बढ़ता है भाई? जब स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है ना, हार्ट रेट बढ़ता है। तो क्योंकि थायराइड हार्मोन जो है स्ट्रोक वॉल्यूम को भी बढ़ाता है और हार्ट रेट को भी बढ़ाता है, क्योंकि उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है हार्ट पे टू इंक्रीज द हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, ठीक है? तो क्योंकि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट, तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है? अच्छा, इसके नतीजे में क्या होता है, पल्स प्रेशर भी बढ़ता है, लेकिन आर्टीरियल प्रेशर जो मीन है ना वो कम रहता है, ठीक है ना? तो पल्स प्रेशर क्या था? पल्स प्रेशर तो ये था ना, क्योंकि कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है और पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम होती है, ठीक है ना? तो आर्ट सिस्टोलिक तो बढ़ता है लेकिन डायस्टोलिक कम होता है, ठीक है ना? तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की वजह से पल्स प्रेशर तो बढ़ेगा, लेकिन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो इसका जो है क्या नाम है, कहते हैं कि उसमें कोई जो है तब्दीली नहीं आती है, ठीक है? अच्छा, डेफ़िनेटली एनर्जी जो है वो उसकी यूटिलाइज़ेशन भी बढ़ेगी। एन इंक्रीज़ मेटाबॉलिक रेट इज़ डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट। थायरॉइड हार्मोन इंक्रीज़ द यूटिलाइज़ेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स फॉर एनर्जी। ज़्यादातर थायरॉइड हार्मोन कार्बोहाइड्रेट्स के, फैट्स के, प्रोटीन्स के, तमाम के जो है क्या नाम है उनको यूटिलाइज़ करेगा और उसके नतीजे में आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है? अच्छा, थायरॉइड हार्मोन आपको मालूम है ना लाइपोलाइसिस करता है, ठीक है? और क्या करता है, आपके लाइपोलाइसिस करने के बाद ट्राइग्लिसराइड्स और जो प्लाज्मा लेवल जो फ्री फैटी एसिड्स का उसको बढ़ाता है, ठीक है? और डेफिनेटली क्योंकि ये जो है फ्री फैटी एसिड्स को बढ़ाता है, लाइपोलाइसिस करता है, तो सर्कुलेटिंग कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ठीक है?
agarcha, ठीक है, that promote lipolysis of triglyceride increment in plasma lipoproteins, they also decrease the circulating cholesterol. इसका मतलब है थायराइड हार्मोन आपकी बॉडी में आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अब ज़रा गौर करो बच्चों, जिन लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म आ जाती है, इसका मतलब उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा ना, है ना। यही वजह है कि हाइपोथायरॉयड पेशेंट्स के अंदर हमेशा कौन सा टेस्ट लाजमी कराते हैं, ना बताओ, स्ट्रेस का कौन सा टेस्ट लाजमी कराते हैं जिन पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है? एफएलपी। एफएलपी क्या होता है? फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, ताकि चेक करो कि इसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ तो नहीं है ना। तो फिर हमें उसको जो है वो कोलेस्ट्रॉल की दवाई भी देनी पड़ती है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर ये फिनोमेना होता है, ठीक है। अच्छा, थायरॉइड हार्मोन के बारे में कहते हैं कि डेफ़िनेटली नर्वस सिस्टम पे इसका एक्साइटेटरी इफ़ेक्ट होता है, ठीक है ना? ये क्या करता है, ये आपको जगा के रखता है, अलर्ट रखता है, ठीक है ना? और मुख्तलिफ़ किस्म के वेरियस स्टिमुलाई में आपकी रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाती है, ठीक है? आपकी स्लीप को अच्छा करता है, ठीक है ना? आपके रिफ्लेक्सेस को बेहतर करता है, ठीक है? और आपकी मेमोरी और लर्निंग कैपेसिटी को भी बढ़ा देता है, ठीक है? अभी जब हम पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह कल हाइपरथायरॉयडिज़्म और हाइपोथायरॉयडिज़्म में, तो ये जितनी चीज़ें तुम देख रहे हो ना यहाँ पर, ये सब तुम्हें वहाँ पर आएंगी कि हाइपर में क्योंकि थायराइड बढ़ जाता है तो ये सब चीज़ें बढ़ जाएंगी, और हाइपो में जो है तमाम। तो अगर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर मैं कहूँ कि हाइपोथायरॉयडिज्म है यानी थायराइड की कमी, तो क्या हो जाएगा? ज़ाहिर बात, तो बंदा वेकफुलनेस थोड़ी होगा, वो तो सोता रहेगा, अलर्ट नहीं रहेगा, बिल्कुल स्लगिश होगा। उसके जो रिफ्लेक्सेस होंगे क्या होंगे? बड़े स्लो हो जाएंगे, है ना। तो उसके रिफ्लेक्सेस बड़े स्लो हो जाएंगे, उसकी मेमोरी क्या हो जाएगी? ख़राब हो जाएगी, लर्निंग कैपेसिटी ख़राब हो जाएगी, मेंटल रिटार्डेशन यार। जितने भी हाइपोथायरॉइड के बच्चे होते हैं क्या होते हैं? मेंटल रिटार्डेड, उनका आईक्यू लेवल कम होता है ना। तो वही तो बता रहा है आपको यहाँ पर बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अब जो एक्शंस हैं वो थायराइड हार्मोन के, अब तकरीबन तुमने पढ़ ही लिए सारे के सारे, तो हल्का सा उसको एक समराइज़ कर दिया कि जैसे आपकी ग्रोथ और टिश्यू डेवलपमेंट में, जैसे कि आपकी बॉडी ग्रोथ, स्केलेटल मैच्योरेशन, ठीक है ना, आपकी मैच्योरेशन, डिफरेंशिएशन, नर्वस टिश्यू की डेवलपमेंट, ठीक है, मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म में कार्बोहाइड्रेट की, फैट की, प्रोटीन की, है ना, और दीगर हार्मोन्स की मेटाबॉलिज्म में, ठीक है, विटामिन की मेटाबॉलिज्म में, ठीक है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पे भी काम करता है, ठीक है। रिस्पायरेटरी इफेक्ट में जो है वो रिस्पायरेटरी रेट है, ठीक है ना, मिनट वेंटिलेशन है, वेंटल रिस्पॉन्सेज में इजाफा करता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड जो है ना हीमोग्लोबिन की, वो बढ़ा देता है, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आपके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन तेज़ हो जाती है, कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर इजाफा होता है, और आपकी वेजोडाइलेशन में इंक्रीज ब्लड फ्लो, टिश्यू बढ़ता है, नर्वस सिस्टम पे आपका इफेक्ट होता है, ठीक है। आपके जीआईटी पे इफेक्ट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इफेक्ट है, और दीगर आपके जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसके ऊपर भी इफेक्ट है, और आपकी किडनी के ऊपर भी इफेक्ट होता है। तो मतलब आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट छोड़ा इसने, यानी है ना, यानी किडनी से लेके और आपके रिप्रोडक्टिव और आपके जीआईटी और आपके नर्वस और आपके कार्डियोवास्कुलर, आपके रिस्पायरेटरी, हर जगह पर आपके थायराइड हार्मोन का, उसकी मेटाबॉलिक एक्शन जो है वो मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बड़ी क्लियर है बच्चों कि थायराइड हार्मोन का कंट्रोल, तो ये माशाल्लाह से आप पढ़ ही चुके हैं, वो किससे है? वो हाइपोथैलेमस से आने वाले आपके टीआरएच से है। तो टीआरएच जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो देता है अपना रिस्पॉन्स, जिसके नतीजे में टीएसएच रिलीज होता है, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो आपके थायराइड ग्लैंड पे पहुंचता है, जहां से आपकी जो है वो थायरोक्सिन रिलीज होती है, और थायरोक्सिन जो होती है, टी4 जो होती है, वो आपकी फिर क्या करती है? सेल्स की मेटाबॉलिज्म में मदद करती है। अब वो सेल्स कार्डियो के हों, रिस्पायरेटरी के हों, जीआईटी के हों, नर्वस के हों, ठीक है ना, या आपके रीनल के हों, ठीक है ना, वो कहीं के भी हों, तमाम की मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। अब अगर आपको पता है कि अगर आपके थायराइड ग्लैंड की टी3 टी4 की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना, तो डेफिनेटली यही नेगेटिव फीडबैक देगा टीएसएच को, है ना। और उधर कभी कभार होता है टी3 टी4 की थोड़ा हाई प्रोडक्शन या हाइपरट्रोफी जो होती है वो डायरेक्टली टीआरएच को भी कर देती है। तो या तो टीएसएच को रोक दो या टीआरएच को रोक दो, दोनों के दोनों इफेक्ट क्या होंगे? आपके नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट कहलाते हैं, जिसकी वजह से आपका ये बेसिकली थायराइड जो है वो कंट्रोल होता है, ठीक है। और उधर आपके सामने एक क्या है? आयोडीन का भी इफेक्ट होता है, कि आयोडीन के नतीजे में भी आप अपने थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कंट्रोल सिस्टम था वो ये था, रेगुलेशन ऑफ थायराइड, कि थायराइड टीएसएच इज द प्राइमरी कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन सिक्रीशन, लेकिन थायराइड promote the synthesis and secretion of thyroid gland, binding of TSH to its receptors on the cell membrane of the thyroid gland activate adenyl cyclase so that CMP mediate at least some of the actions of TSH, ठीक है। क्या था कि जैसे ही TSH आपका जो है वो
थायरॉइड ग्लैंड के सेल मेम्ब्रेन पे काम करता है, तो थायरॉइड ग्लैंड की सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या करती है, वो वही काम करती है जो हमने सेकंड मैसेंजर सिस्टम में पढ़ा था, कि वो आपके जो है वो एडिना साइक्लोज को एक्टिवेट करेगी जी प्रोटीन के जरिए, जो कि सीएमपी बनाएगा, और सीएमपी फिर क्या करेगा, वो आपके सारे टीएसएच के इफेक्ट्स करेगा, ठीक है। अच्छा, कहते हैं कि टीएसएच का अगर इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ज़्यादातर टीएसएच क्या करेगा, स्टिमुलेट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, तो क्या होगा, आपके जो थायराइड ग्लैंड है उसका हाइपरट्रोफी यानी कि साइज में इजाफा, और हाइपरप्लाजिया यानी कि जो उसके फॉलिकुलर सेल्स हैं उनमें इजाफा हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारा थायराइड ग्लैंड फूल जाता है, और इसको तुम ग्वाइटर कहते हो, है ना। ग्वाइटर का मतलब क्या है, ग्लैंड का इनलार्ज होना, उसको हम ग्वाइटर कहते हैं, ठीक है। तो माग आपको जो है वो आपको ग्वाइटर मिलेगा अगर आपका टीएसएच बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करता रहेगा, ठीक है। हाँ, हाँ, अगर टीएसएच कम हो जाएगा, तो ग्लैंड आपका एट्रोफी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा कंट्रोल जो है वो किसका है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के टीएसएच का, और उसको कंट्रोल करने वाला जो उसका सबसे ऊपर सुपर मास्टर बैठा हुआ है कौन, टीआरएल, उसका है, ठीक है। हाँ, कोल्ड और कुछ न्यूरोजेनिक स्टिमुलाई भी जो है वो डेफिनेटली टीआरएच को, टीएसएच को जो है वो इफेक्ट है ज़्यादातर। टीआर याद याद करो, मैंने कहा था ना कि भाई हाइपोथैलेमस को भी तुमको इफेक्ट कर रहा होगा, तो हाइपोथैलेमस को इफेक्ट करने वाला कौन है, वो तुम्हारी कोल्ड है, हॉटनेस है, ठीक है ना, या मुख्तलिफ किस्म की और चीज़ें हैं जो कि आपका न्यू कॉर्टेक्स है ना, जो हायर ब्रेन सेंटर्स भी कंट्रोल करते हैं, तो उनके पास ये सारा कंट्रोल जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आके बच्चों, आपका ये पार्ट वन लेक्चर कंप्लीट हुआ, और इंशाल्लाह ताला इसके बाद जो है वो आपका पार्ट टू लेक्चर स्टार्ट करेंगे, वो कल इंशाल्लाह। उम्मीद यार ये टॉपिक तो वैसे फिजिकली पढ़ाने का था, लेकिन बस ठीक है, कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला मौका मिलेगा तो फिजिकली तौर पर भी इसको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।